लक्षद्वीप की चर्चा इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के प्रवास के साथ लक्षद्वीप की जो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया में लक्षद्वीप छाया हुआ है। भारत सरकार लक्षद्वीप को और भी शानदार पर्यटन स्थल बनाने के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य वहां कराने जा रही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप सर्च किया जा रहा है। लक्षद्वीप के बारे में बहुत सी जानकारी आपको इन दिनों उपलब्ध हुई होंगी। मैं इस एपिसोड में जहां कुछ खास जानकारी आपको देना चाहता हूं, वहीं एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाना चाहता हूं। क्या लक्षद्वीप के स्थानीय लोग पसंद करते हैं कि शेष भारत और अन्य स्थानों से ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे? अगर वहां के स्थानीय नागरिक, जिनमें लगभग 96% मुस्लिम हैं, ज्यादा पर्यटकों के आने के पक्ष में नहीं है, तो क्या उन्हें इस बात के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे इसी तरह की नई नई जानकारियां आप देख सकें, सुन सकें। दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग ज्यादा पर्यटक आने के पक्ष में हैं अथवा नहीं हैं, यह सवाल मैंने यूं ही नहीं उठाया है। आज से 2 साल पहले जनवरी 2022 में मैं 10 दिन लक्षद्वीप में रहा। इस सुंदर स्थान को और वहां के लोगों को बहुत नजदीक से मैंने देखा था। 2022 में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक विश्व प्रसिद्ध कथावक्ता संत मुरारी बापू की रामकथा लक्षद्वीप में थी। वो एक ऐतिहासिक अवसर था। पहली बार इस तरह का आयोजन लक्षद्वीप में हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां की आबादी में 96% मुस्लिम हो, वहां रामकथा का सफल आयोजन होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन आयोजन हुआ, मैं भी इसमें शामिल रहा। सबसे पहले जानते हैं कि कथा के पहले दिन बापू ने लक्षद्वीप पर रामकथा के आयोजन के विषय में क्या क्या कहा था। तो हम कथा के प्रवेश में प्रवेश करें, भगवत कृपा से ये कथा का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे स्नेही आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल को याद करूं, जिसने मैं 13 तारीख को 1-2 कार्यक्रम में तलगाजरड़ा से जा रहा था। मैंने अमित को फ़ोन किया कि बेटा, ये ईटानगर की कथा स्थगित रह रही है, केवल 8 दिन 9 दिन बाकी है। तुम्हारा मनोरथ था कि लक्षद्वीप में एक बार कथा हो, तो ईटानगर की कथा जो 22 से शुरू होने वाली थी अरुणाचलम में, वो हम यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह में कर सकते हैं। उसने बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात कबूल कर ली कि बाबू जरूर। तो हमने प्रफुल्ल भाई पटेल यहाँ के जो मुख्य है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश के वहीवटकर्ता, बड़े सरल स्नेही है, तो हमने फ़ोन किया प्रफुल्ल भाई को कि मैं बापू बोल रहा हूँ। बोले बापू राम राम। मैंने कहा राम राम, जय सिया राम। 22 तारीख से हम कथा लक्षद्वीप टापू में कोविड के तमाम नियमों का बहुत सविनय पालन करते हुए एक अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो यदि आपको कोई प्रशासन को आपको कोई तकलीफ न हो तो हम ये आयोजन सोचे। उसने अतिशय आनंद व्यक्त किया कि आज़ादी के बाद इन टापुओं पर कभी ऐसा अनुष्ठान नहीं हुआ है। और बापू आप कहो फिर हमें, तो अभी मैं प्रशासन को फोन करता हूँ और कल शाम को आपको जवाब देता हूँ कि ये कथा होनी है। और हमारे हाथ में जो अधिकार हैं, मैं सब तरह से आपके व्यासपीठ को सहयोग करूंगा।
मैंने अमित को फिर फोन किया कि भाई बहुत सानुकूल जवाब मिला है, बहुत प्रसन्नता से हाँ कह रहे हैं और कल शाम तक अब प्रतीक्षा करें, फिर आगे बढ़े। 3 घंटे के बाद फिर प्रफुल्ल भाई का फोन आया नीलेश के नंबर पर, बाबू सब तैयारियां हो गई है, हमारा युवान कलेक्टर है यहाँ का, बहुत मेरा मित्र है, स्नेही है, और हमारा पूरा प्रशासन आपको सब तरह से मदद करेगा, हमारे बस में जो हैं वो सब काम में लग जाएगा। तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बापू आप कथा करें 9 दिन राम कथा और लक्षद्वीप में, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। मित्रों, राम कथा के 8वें दिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी राम कथा सुनने के लिए आए थे। आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन से पूर्व संचालन मैंने ही किया था। आइए सुनते हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने लक्षद्वीप और राम कथा के बारे में क्या कहा था। और क्या जगह श्रद्धेय बापू ने चुनी है और आप लोगों ने चुनी। यहाँ आके हमें भारत की जो हम कहते हैं ना, एक भारत, विशिष्ट भारत, महान भारत, हमारे यहाँ देशाटन को ज़रूरी बताया गया है और वो शायद इसीलिए है कि यहाँ आके अंदाज़ा होता है कि सिर्फ ज़ुबानी तौर पे भारत महान नहीं है, भारत वास्तव में महान है। हाँ, अलग अलग, केवल भूगोल अलग नहीं है, वेशभूषा, भाषा, बोली, तौर तरीके, कपड़े, और ये दुनिया का अकेली सभ्यता है जिसने विविधता को स्रोत माना है अपने आप को समृद्ध करने के लिए। हम कभी चिंतित नहीं हुए, विविधता ने भारत के मनीषियों को कभी चिंतित नहीं किया, बल्कि जैसे मेहमान घर पे आता है तो हम एक जो घर पे रोजाना खाते हैं दाल सब्जी, उसमें 2 चीजें और मिला लेते हैं। हमारे मनीषियों ने हमारी विविधता को हमेशा उसी तरह देखा है। ये हमारी संस्कृति को समृद्धि का स्रोत है, हमें कमजोर नहीं करती हमारी विविधता। विविधता नहीं हो तो एकता तो बेईमानी हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं होगा। दोस्तों, अब लौटते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। क्या लक्षद्वीप के स्थानीय नागरिक, जिनमें 96% मुस्लिम हैं, ये चाहते हैं कि बाहर के पर्यटक लक्षद्वीप आएं? इस सवाल का जवाब है नहीं। लक्षद्वीप के स्थानीय मुस्लिम नागरिक नहीं चाहते कि शेष भारत और अन्य देशों के पर्यटक ज्यादा संख्या में उनके यहां पहुंचे। अपने 10 दिन के प्रवास के दौरान मेरी स्थानीय लोगों से और वहां रहने वाले भारतीय खुफिया विभाग के कर्मियों से जो बातें हुई, उनके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि लक्षद्वीप के स्थानीय नागरिक ज्यादा पर्यटकों के आने के पक्ष में नहीं है। लक्षद्वीप में बड़ी संख्या में खुफिया विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। सामरिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लक्षद्वीप से प्रत्येक दिन की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। अब सवाल उठता है कि लक्षद्वीप के स्थानीय मुस्लिम लोग क्यों नहीं चाहते कि ज्यादा संख्या में पर्यटक उनके यहां पहुंचे? क्या इसका कारण धार्मिक मजहबी भेदभाव से जुड़ा है या कोई और वजह है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में तैयार की गई एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसे देख सुनकर आप इस स्थान को कुछ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनीव द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रादेशिक जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ये द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये द्वीप समूह लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों का सबसे उत्तरी भाग है और यह द्वीप एक विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला
चागोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के सबसे ऊपरी हिस्से है। विशेषज्ञ इन द्वीपों पर मानव के बसने का अलग अलग इतिहास बताते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानव बस्तियां मौजूद थीं। नाविक लंबे समय से इन द्वीपों को जानते थे। इसका संकेत पहली शताब्दी ईस्वी से एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लप्स क्षेत्र के एक अनाम संदर्भ से मिलता है। द्वीपों का उल्लेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बौद्ध जातक कथाओं में भी किया गया है। 7वीं शताब्दी के आसपास मुसलमानों के आगमन के साथ यहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। मध्ययुगीन में इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कैनानोर राजाओं का शासन था। कैथोलिक पुर्तगाली 1498 के आसपास यहाँ पहुंचे, लेकिन 1545 तक उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया। इस क्षेत्र पर अब तक अरक्कल के मुस्लिम घराने का शासन था। उसके बाद टीपू सुल्तान का शासन रहा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए और उनके जाने के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। समूह के केवल 10 द्वीपों पर मानव आबादी है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या 64,473 थी। अधिकांश आबादी स्थानीय मुस्लिमों की है और उनमें से ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के हैं। ये द्वीप जातीय रूप से निकटतम भारतीय राज्य केरल के मलयाई लोगों के समान है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही या माह भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगती द्वीप पर एक हवाई अड्डा मौजूद है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। साथ ही टूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 27.10 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 90.33% है। लगभग 82% भूभाग निजी स्वामित्व वाले नारियल के बागानों से आच्छादित है। लक्षद्वीप का पिट्टी द्वीप भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगाती लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार है। यहाँ आप सफेद रेतीले समुद्र तटों पर टहल सकते हैं, नीले पानी में तैर सकते हैं या नाव की सवारी करके डॉल्फिन देख सकते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक लग्जरी डेस्टिनेशन है जो अपने शानदार रिसोर्ट्स और प्राचीन प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। लक्षद्वीप का एक और आकर्षक द्वीप बांगरम अपने निर्मल पानी, सफेद रेत और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप डॉल्फिन के साथ तैर सकते हैं, समुद्री कछुओं को देख सकते हैं या जंगल में लंबी पैदल यात्रा पर जा सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती एक व्यस्त द्वीप है जो अपने सुंदर लैगून, ऐतिहासिक लाइट हाउस और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप लैगून में बोटिंग कर सकते हैं, लाइट हाउस में सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं या स्थानीय बाजारों में स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब लौटते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। लक्षद्वीप के स्थानीय लोग क्यों नहीं चाहते कि ज्यादा पर्यटक वहां आएं? क्या इसकी वजह कोई धार्मिक कट्टरता, कोई भेदभाव है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। वहां के स्थानीय मुस्लिम नागरिकों में कोई कट्टरता दिखाई नहीं देती। एक अलग सा भोलापन, एक अलग सी मासूमियत उन लोगों में नजर आती है। जैसा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना राउत ने भी कहा कि कुछ अलग सा अनछुआपन लक्षद्वीप में दिखाई देता है, ऐसा ही अनछुआपन लक्षद्वीप के स्थानीय नागरिकों में भी दिखाई देता है। सीधे शब्दों में कहें तो अभी दुनियादारी की हवा वहां के लोगों को नहीं लगी है। वो लोग अतिथियों का स्वागत करना भी जानते हैं, उनके साथ अपनत्व भरा व्यवहार करना भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह जरूर रहता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। उनके मन में आशंकाएं चलती रहती हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ ना दें या गंदगी ना फैलाएं। मित्रों, आपको बता दूं कि लक्षद्वीप के स्थानीय सांसद एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल पर हालांकि हत्या का केस चल रहा है, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता 2 बार निलंबित भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण फिलहाल उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई है, लेकिन सांसद पर हत्या का केस चलने के बावजूद खास बात यह है कि लक्षद्वीप में क्राइम की स्थिति ना के बराबर है। कोई बड़ा क्राइम तो वहां होता ही नहीं है।
हाँ, आपस में कहा सुनी मारपीट के केस कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी ये लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। वहां के पुलिसकर्मियों ने बताया था कि मारपीट की घटना होने पर जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो लोगों का प्रयास रहता है कि आरोपी लोगों को पुलिस लेकर ना जाए और वो आपस में ही मामले को निपटा लेते हैं। यानी कुल मिलाकर लक्षद्वीप की स्थिति शांतिपूर्ण है। धार्मिक कट्टरता की बात करें तो मालदीव के मंत्रियों ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि उनमें कितनी धार्मिक कट्टरता भरी हुई है। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, उसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि वो लोग मान रहे हैं इजराइल और हमास के युद्ध में भारत इजराइल के साथ है। मालदीव के लोगों की सहानुभूति हमास के कट्टरपंथी आतंकवादियों की तरफ है। हालांकि मोदी की आलोचना करने में वो ये भी भूल गए कि लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी भी मुस्लिम है। अगर लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लक्षद्वीप के स्थानीय मुस्लिम लोगों को ही होगा। दोस्तों, अब मैं लक्षद्वीप की कुछ और खास बात बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया, अगाती लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार है। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा वहां मौजूद है। क्योंकि यह द्वीप ही छोटा सा है तो उसका हवाई अड्डा भी बहुत छोटा है और उसी के मुताबिक रनवे भी छोटा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बड़ा जहाज वहां उतर ही नहीं सकता, इसलिए कोची से छोटा जहाज यहां आता जाता है। इसे एयर इंडिया ऑपरेट करती है। पूरा सफर समुद्र के ऊपर होता है जो लगभग 1.5 घंटे का होता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लगता है कि स्वर्ग जैसी सुंदरता के दीदार हो रहे हैं। इस द्वीप का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसमें दोनों तरफ समुद्र दिखाई देता है। लगभग 400 मीटर की जमीनी पट्टी है जिसके बीच से सड़क गुजर रही है। उसके दोनों किनारे कहीं कहीं होटल, गेस्ट हाउस और अन्य भवन बने हुए हैं। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं तो दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको समुद्र दिखाई देगा। ऐसी सुंदरता शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलती हो जब आपके दोनों तरफ समुद्र की साफ लहरें कुलाचे भर रही हों। दोस्तों, एक खास बात यह भी है कि लक्षद्वीप में कुत्ते नहीं हैं। लक्षद्वीप एक रेबीज फ्री स्टेट है। घूमने जाने वाले पर्यटकों को भी कुत्तों को लेकर जाने की इजाजत नहीं है। सरकार ने पालतू और गैर पालतू सभी तरह के कुत्तों को लक्षद्वीप में लेकर जाने पर रोक लगाई है। लक्षद्वीप में बिल्लियां ज्यादा दिखाई देती हैं। लक्षद्वीप में मछलियां बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। 600 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां वहां देखने को मिलती हैं। 36 छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बने लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 64,000 है। लक्षद्वीप में भले ही 36 आइलैंड है, लेकिन सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं, जिसमें कवारट्टी, अगाती, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिटरा, आंधो, कल्पनी और मिनिकॉय शामिल हैं। कई द्वीप तो ऐसे हैं जहां बामुश्किल 100 लोग ही रहते हैं। वहीं कवारट्टी यहां की राजधानी है। लक्षद्वीप में मुख्य तौर पर मलयालम बोली जाती है। वहीं कुछ लोग महे भी बोलते हैं जिसकी लिपि धीवेही है। ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि लक्षद्वीप के सांसद एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल ने जिस तरह से मालदीव के मंत्रियों की आलोचना की उसको पूरे देश में सराहा जा रहा है। विपक्षी पार्टी का होने के बावजूद मोहम्मद फैजल ने इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया और मालदीव के मंत्रियों को और वहां की सरकार को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के एक द्वीप पर प्रवास कर रहे हैं तो इससे मालदीव का क्या लेना देना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि लक्षद्वीप में अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है और भारत सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और जैसा कि मैंने पहले भी अनुरोध किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़, नमस्कार।